तो तराई की चुनौतियां आपने देख ली। अब इसका हमें रीजन ढूंढना है, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए समस्या को जानना महत्वपूर्ण नहीं है, समस्या का समाधान प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण। पर यह जरूर है कि एक डॉक्टर की तरह अगर बीमारी को सही ढंग से डायग्नोस आप कर लेंगे तो उसका कहीं ना कहीं सही इलाज आप कर पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या बात की अभी तक कि हम तराई रीजन को दो भागों में बांट सकते हैं। लखीमपुर यानी पीलीभीत से सहारनपुर वाले इलाके को हमने कहा था अपनी सुविधा के लिए हम पश्चिमी तराई क्षेत्र मान लेते, वेस्टर्न जोन मान लेते, और इधर वाले इलाके को यानी लखीमपुर से कुशीनगर वाले इलाके को हम लोगों ने कहा था पूर्वी तराई क्षेत्र मान लेते, अपनी सुविधा के समझने के लिए। अब ज्योग्राफी आप पढ़ चुके हैं तो बताने की जरूरत नहीं है कि जो पश्चिमी तराई क्षेत्र है इसका बॉर्डर उत्तराखंड से मिलता है, अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, और पूर्वी तराई का किससे मिलता है? लखीमपुर से, नेपाल से। तो जो पूर्वी तराई का इलाका है एक तरफ उत्तराखंड है और एक तरफ क्या है? नेपाल। तो जिन प्रश्नों को हमने आपके सामने खड़ा किया उसका समाधान खोजने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पश्चिम और पूर्वी तराई, ये जो दो इलाके हैं पश्चिम और पूर्वी तराई के, वेस्टर्न जोन और ईस्टर्न जोन का जो इलाका है, इसकी दो चीजें हमें करनी होगी। प्रोफाइलिंग कहते हैं, प्रोफाइलिंग बनानी होगी। और वो प्रोफाइलिंग क्या है? पहली चीज बनानी होगी जियो इकोनॉमिक्स। कई लोग चौंक गए होंगे कि सर इंटरनेशनल रिलेशन तो नहीं पढ़ाने लगे। इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, शब्दावली का मतलब है कि इस एरिया की ज्योग्राफी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करती है और इस एरिया की इकोनॉमी ज्योग्राफी से कैसे कनेक्टेड है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। और दूसरा हमें इस इलाके की समझनी होगी सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जैसे हमने कहा कि वेस्टर्न जोन में मुस्लिम 50% के लगभग है, पर यहां दंगे कम होते हैं, और ईस्टर्न जोन में संख्या कम है लेकिन दंगे हमने कहा था क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो क्यों होता है? हमने आपसे सवाल खड़ा किया था, बिजनौर का बॉर्डर कुछ ही दूर पे मेरठ से मिलता है, 40 किलोमीटर की दूरी है। मेरठ में दंगे बहुत होते हैं, बिजनौर में दंगे नहीं होते। मुरादाबाद के बगल का इलाका है संभल का इलाका, संभल में दंगे होते हैं, अमरोहा में नहीं होते, और रामपुर में तो बिल्कुल नहीं होते। ऐसा क्यों है? हमने कहा इसको समझने के लिए आपको इस क्षेत्र के सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्या करना होगा? समझना होगा। तो पहली प्रोफाइलिंग हम क्या करेंगे? ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की, और दूसरी प्रोफाइल हम क्या करेंगे? इसकी सोशियो पॉलिटिकल प्रोफाइल को क्या करेंगे? बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक्स का इलाका। जो भू अर्थव्यवस्था है वो कैसे जुड़ा हुआ है, ये हमें क्या करना है? समझना। हम इसको बांट लेते हैं पश्चिमी तराई और हम इसे बांट लेते हैं किसमें? पूर्वी तराई। तो पहले पूर्वी तराई से शुरू करते हैं। याद रखिएगा जो प्रश्न हमने अभी आपसे खड़े किए हैं उन्हीं प्रश्न के संदर्भ में इसकी प्रोफाइलिंग हमें करनी। पूर्वी तराई का इलाका किससे जुड़ा हुआ है? बॉर्डर किसका है? नेपाल का। हमने कहा था बॉर्डर किसका जुड़ा हुआ है? नेपाल का। और इस इलाके में, नेपाल वाले इलाके में वर्षा ज्यादा होती है सापेक्ष ही, और यहां पर वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो आपके मन में पहला प्रश्न आना चाहिए, वैसे तो मुझे आशा है कि आप ज्योग्राफी वाले सर ने आपको पढ़ा दिया होगा, मैं ये सोच के चल रहा हूं, फिर भी आपको ध्यान दिलाने के लिए फिर से एक बार वो बात कर दे रहा हूं। हम यहीं पर ले लेते हैं इंडिया का मैप। आपको पता है मानसून बंगाल की खाड़ी से क्या होता है? क्रिएट होता है। ये तो ज्योग्राफी वाले सर ने बताया होगा ना। और ये मानसून हिमालय की तलहटी से होते होते ऊपर की तरफ क्या होता है? बढ़ता है। तो याद कीजिए सर को, सर ने कहा होगा जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है इस मानसून की स्पीड क्या होने लगती है? कम होने लगती है। इसलिए आप गोरखपुर वाले जोन में देखेंगे तो औसतन वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर हो रही है, लेकिन जब आप यहां पहुंचेंगे सहारनपुर में तो 90 से 100 सेंटीमीटर हो रही है। क्यों?
क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मानसून जितना ऊपर पहुंचेगा वहां बारिश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इससे अगला प्रश्न आता है, बारिश इस इलाके में ज्यादा हो रही है, यहां कम हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि राजस्थान से कम हो रही है, हम दोनों में तुलना कर रहे हैं, तराई इलाकों में, तो उसके सापेक्ष क्या हो रही है, कम हो रही है। वर्षा कम हो रही है और नेपाल वाले इलाकों में स्लोप कम है, ढलान कम है। ढलान का मतलब क्या है कि बारिश गिरा और तुरंत ये आया और यहां से तुरंत मैदान शुरू हो गया, मैदान तत्काल शुरू हो गया। लेकिन जब यहां आएंगे तो हमने भी आप थोड़ी देर बताया था, पहले भाभर आएगा। भाभर क्या मतलब, जहां पर उत्तराखंड के बड़े बड़े पत्थरों को लाकर वो क्या करती, बनाती है, और फिर वो इलाका क्या होता है, धीरे धीरे तराई में क्या होता है, बदलता है। यहां भाभर नहीं, स्लोप आया, पानी आया और पानी सीधे जमीन पे आ गया। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ऐसे इमेजिन कीजिए, कहीं से आप पानी गिरा रहे, सीधे जमीन पे बराबर पानी आया और सीधे जमीन पे आ गया, तो प्रभाव क्या होगा। स्लोप पे आते ही पहला चीज तो पानी का फैलाव, आप बताइए, कम होगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और वर्षा ज्यादा हो रही है, तो पहाड़ पे जब वर्षा हो रही है नेपाल के इलाकों में, तो वहां आपको बताया होगा नालियां बन जाती हैं, फिर नालियां किसी नदी में बन जाती हैं। और नेपाल का पहाड़ हाइट में ज्यादा है, हाइट में ज्यादा है, तो ग्लेशियर वाली भी महाकाली रिवर भी आ रही है, जो घाघरा हमारे यहां सरयू बन जाती है। और उसमें जब बरसात ज्यादा होगी तो ढेर सारी पहाड़ी नदियों का पानी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब पानी आएगा तो पानी की वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा, ज्यादा। तो तेजी से जब जमीन पे गिरेगा तो पानी का फैलाव क्या होगा, ज्यादा। पानी का फैलाव ज्यादा होगा तो इस इलाके में दलदली भूमि, वेटलैंड कम होगी कि ज्यादा, बढ़ जाएगी। दलदली भूमि बढ़ जाएगी और इस इलाके में घास के मैदान भी क्या हो जाएंगे और जंगल भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए, पानी इस स्पीड से आ रहा है नीचे की तरफ और ज्यादातर पत्थर नहीं, अपने साथ मिट्टी, सिल्ट ला रहा है। तो सिल्ट जब लाएगा तो वो सिल्ट एक जगह ऐसे ऐसे इकट्ठा होने लगता है। जब नीचे आता है तो सिल्ट ऐसे ऐसे क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगेगा। और जब इकट्ठा होने लगेगा तो नदी तेजी से आ रही है, उसकी ऐसे दिशा पकड़ लेगी। और जब इस दिशा में पकड़ लेगी तो स्पीड तो उसकी ज्यादा है, बहाव तेज है बरसात के समय में। आगे चलकर ये सिल्ट यहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कुछ दिनों बाद यहां पर जमा हो जाएगा, तो फिर ये स्पीड यहां बदल लेगी। परिणाम स्वरूप इस इलाके की जितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जरा समझिए, नदियां कौन कौन सी हैं। घाघरा, अब उसका नेपाल में नाम अलग है, वो एक अलग मुद्दा है। महाकाली, भारत में घाघरा, आगे चलकर सरयू और फिर घाघरा कहना शुरू कर देते। राप्ती और क्वानो, तीन नदियां हैं। इन तीन नदियों में नदी का कटान कम होगा कि ज्यादा, ज्यादा। नदियां काटेंगी और बार बार रास्ता बदलेगी। बार बार रास्ता बदलेंगी तो इस इलाके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, फ्लड, बाढ़। पश्चिम में नहीं है, पश्चिम में बाढ़ की समस्या नहीं है, वहां नदियां ग्लेशियर से निकल रही हैं, गंगा यमुना, जो गंगोत्री यमुनोत्री से, और ग्लेशियर से आ रही, तो बारिश कम है तो जो नदियां हैं वो उसके प्रवाह को थोड़ा सा क्या कर देती हैं, बढ़ा देती है। तो उनकी स्पीड, और ढलान ज्यादा है तो वो ढलान तेजी से आके मैदानों में क्या हो रही है, पहुंच रही है, वहां घाटियां बना दे रही है। यहां क्या है, पानी फैल रहा है, घाटी तो बन नहीं रहा, पानी क्या हो रहा है, फैल रहा है, और बार बार इस इलाके में क्या होगा, फ्लड आएगा। तो दो चीजें समझिए, पानी का फैलाव ज्यादा है, घास के मैदान ज्यादा हैं, तो इस इलाके में क्या होगा, जीवन कठिन हो जाएगा, टफ हो जाएगा। वेस्ट जीवन कठिन कैसे, एक तो फ्लड आने से, बाढ़ आने से सबसे बड़ी समस्या होगी विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट। आज हम घाघरा के इस किनारे जो लोग इस क्लास में गोंडा ओंडा के बैठे होंगे, बहराइच के बैठे होंगे, आज उनका घर एक साइड है, 3 साल बाद नदी ने रास्ता बदला, उनका घर क्या हो गया, अलग साइड। और इसमें खास बात क्या है,
नदी अपना एक बार रास्ता जो पहले बना लेती है वो रास्ता दोबारा कहीं ना कहीं फिर से आएगी। तो होता क्या है, नदी ने ये रास्ता बनाया पहले, तो हमारे जैसे बुधई रामदीन यहां रहना शुरू कर दिए नदी के किनारे। फिर उसने रास्ता बदल लिया, इधर हो गया, तो ये लोग क्या हो गए, इस इलाके में खाली होकर यहां बस गए। फिर कुछ दिनों उसने फिर रास्ता इधर का कर लिया। तो अस्थाई आवास लखीमपुर से शुरू करिए, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, गोरखपुर तक बाढ़ की भीषण समस्या होगी और अस्थाई निवास का संकट बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाढ़ से विस्थापन भी होता है और बाढ़ से कृषि की संकट भी क्या हो जाएगा। आपने बड़ी मेहनत से गन्ना बोया, धान बोया, तो धान लंबे समय तक पानी में डूबा रहा तो उसका क्या हो जाएगा, फसल क्या हो जाएगी, खराब। पश्चिम में नहीं है, पश्चिम में नदियां भी हैं और नदियों से अगर आपने गंग नहर बना दिया दिल्ली तक, तो गंग नहर के किनारे जो हरित पट्टी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। वो हरित पट्टी बनने की संभावना पूरब में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया और कृषि का क्राइसिस इस इलाके में क्या हो गया, बढ़ गया। बाढ़ से और पानी दलदली होने से एक समस्या और होती है। क्यों? इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ही क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सड़क आप बनाएंगे, सड़क बह जाएगी, पानी में डूब जाएगी, खड्डे बन जाएंगे, तो उसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर किसी इलाके में सड़क बढ़िया नहीं बनी है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, मुरादाबाद उस इलाके में अंग्रेज क्या कर देंगे, रेलवे ट्रैक बिछा देंगे। यहां बहराइच और तराई बेल्ट में रेलवे ट्रैक पुराना बनेगा और सड़कें तो वहां पर नाम मात्र की बनेंगी, अब बन रही हैं। अब सड़कों की ऊंचाई क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। पहले सड़क बनेंगी तो पानी में क्या हो जाएंगी, बह जाएंगी। और अगर सड़क नहीं बनेगी, कृषि का संकट होगा। कनेक्टिविटी के अभाव में क्या अगर संभावना है भी तो क्या उद्योग धंधे पनप पाएंगे, नहीं। बहराइच में दाल और परवल का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है, पर लखनऊ 120 किलोमीटर है। वहां जाने में आज से 3 साल पहले, जब तक अभी सड़क बन गई है, 3 साल पहले जाने में 6 घंटे लगते थे। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। क्योंकि ट्रक क्या करेगा, ले जाएगा, तो एक दिन में वो 4 चक्कर मार सकता था तो 2 चक्कर मारेगा, तो कॉस्ट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। फिर अगर सड़क खराब होगी तो ईंधन की खपत क्या होगी, ज्यादा होगी। सड़क खराब होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरी चीज, जितना भी एग्रो प्रोडक्ट होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कम होती है। सब्जी को कितने दिन सुरक्षित रखोगे? मान लिया वो माल आने और ले जाने में ही खराब हो गया तो उद्योग और व्यापारी इस व्यवस्था से जुड़ेंगे नहीं। उनके लिए आसान क्या है कि वो बरेली से सामान क्या कर लेंगे, वहां से आराम से मुरादाबाद से भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो यहां उद्योग धंधे भी क्या होंगे, नहीं बनेंगे। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस इलाके में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने की संभावना भी क्या होगी, खत्म। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रोड, रेल, डिजिटल। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब शिक्षा और क्या है, स्वास्थ्य। बरसात के दिनों में इलाका कट गया, और अगर कट गया तो फिर जीवन का संघर्ष बहुत ज्यादा है। स्कूल, पढ़ाई लिखाई का संकट क्या हो जाएगा, बहुत ही हो जाएगा। तो अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उद्योग नहीं है, कृषि में मिट्टी अच्छी है पर स्थितियां अनुकूल नहीं है, तो इसका परिणाम क्या होगा, आपकी इस इलाके में आय क्या हो जाएगी, कम। आय यानी इनकम कम होगी तो बचत यानी सेविंग क्या होगी, कम। बचत कम होगी तो निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम। जब मैं बचा ही नहीं रहा हूं तो कहां करूंगा, निवेश कहां हो सकता है, निवेश हो सकता है आपका व्यापार में, और निवेश हो सकता है मानो ह्यूमन कैपिटल। भाई मेरे पिताजी 1 लाख रुपया कमाते हैं, 70,000 रुपया तो जीवन के सामान्य खर्चों में चला जाता है। उनकी सेविंग हुई 30,000 रुपए। निवेश हम किसमें करते हैं, भविष्य को बेहतर बनाने। तो वो निवेश वो 2 कर सकते हैं, या तो एक प्लॉट खरीद लें, या किसान विकास पत्र खरीद लें, या म्यूचुअल फंड खरीद लें, जिसको आप फिजिकल एसेट कहते हैं। या क्या कर दें,
विनय नाम के अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे दें, अच्छा स्वास्थ्य दे दें, तो वो भी मानव पूंजी भविष्य में आय का क्या बन जाएगा? साधन। तो जब बचत नहीं है तो निवेश भी नहीं है। निवेश ना फिजिकल है ना वो सोशल है, और निवेश नहीं होगा तो आय फिर क्या होगी? कम। इसे ही आप कहते हैं वीसियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का क्या कहते हैं? दुष्चक्र। तो पूर्वी इलाकों में हम लोगों ने कहा था पहला मुद्दा क्या है? पश्चिम का इलाका संपन्न है जबकि वो तराई है, पर पूरब का इलाका, हमने आपको डेटा दिखाया था, याद कीजिए अगर आप भूले नहीं हो। सहारनपुर बिजनौर की इनकम क्या है? याद कीजिए, 70,000 रुपए, अभी बताया था आपको। आप देख लीजिए पर कैपिटा इनकम। लेकिन जब हमने कंपेयर किया इसको पूरब से, तो कंपेयर कर लीजिए आप। पूरब में, पश्चिम में है एवरेज 70,000 रुपया पर कैपिटा इनकम, तो आप श्रावस्ती महाराजगंज आएंगे तो एवरेज कितना आएगा? 35,000। हमने क्या कहा था प्रश्न में? भौगोलिक परिस्थितियां एक हैं, काफी मिट्टी भी एक है, सब कुछ एक है, पर पूरब गरीब है। गरीब इतना है कि भारत के जो आकांक्षी जिले हैं यूपी के, 8 जिलों में 50% जिला इसी पूर्वी तराई क्षेत्र से आता है। बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थ। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ होगा? मिला होगा कि पूरब का तराई क्षेत्र अपनी सभी चीजों के बावजूद, सभी चीजों का मतलब क्या बताया था? कि पूर्वी तराई इलाकों में पहली चीज तो तराई की चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ाई क्यों ज्यादा है? पश्चिम में क्या है? भाभर, और भाभर के बाद क्या है? तराई। तो बेल्ट क्या है? पतली। वहां स्लोप ज्यादा है तो पानी की स्पीड ज्यादा है, वो पानी फिर निकल के मैदान में पहुंच जाता है। पूरब में क्या है? पानी गिरेगा, अचानक मैदान में आएगा तो पानी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो मैप में देख लीजिए चौड़ाई, अगर हम मैप में दिखाना चाहें तो ये देख लीजिए क्या दिख रहा है। पूरब की अगर आप विड्थ देखिए तो ये यहां है इतना, और पश्चिम में देखिए तो क्या है? इतना। यानी चौड़ाई कहां ज्यादा है? चौड़ाई ज्यादा है पूरब में, पश्चिम में चौड़ाई क्या है? कम है। दूसरी चीज हमने क्या बताई आपको अभी थोड़ी देर पहले? पूरब में बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता क्या होगी? ज्यादा होगी। डायवर्सिटी ज्यादा होगी क्योंकि दलदली क्षेत्र ज्यादा होगा, घास वास सब ज्यादा होंगे, और हमने क्या कहा था? जैव विविधता ज्यादा होगी तो वहां की घास में, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? कीट ज्यादा होंगे, तो कीट को खाने के लिए पक्षी ज्यादा आएंगे, पक्षियों को खाने के लिए क्या होंगे? सांप और बाकी चीज ज्यादा आ जाएंगे। तो एक इको जोन, वो जो फूड चेन होती है, डेवलप हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा था पश्चिम में आपको जिम कार्बेट ही सुनाई देगा, पूरब में आप आएंगे तो आप देखिएगा आपको टाइगर रिजर्व की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो चौड़ाई ज्यादा है, जैव विविधता ज्यादा है। पूर्वी तराई इलाकों में हमने आपसे कहा था एक अगली विशेषता क्या है? कि इस इलाके में घास और दलदली क्षेत्र ज्यादा होने के कारण इस इलाकों में मच्छर की समस्या भी क्या होगी? सबसे ज्यादा। और मच्छर जनित बीमारियां, इसीलिए इस पूरे इलाके को मलेरिया, अंग्रेजों ने इसको कहा था मलेरिया जोन, मलेरिया क्षेत्र के नाम से घोषित किया था, क्योंकि इस इलाकों में, जंगलों में, और इलाका जो लोग इस इलाके के होंगे वो जानते भी होंगे, मच्छर बड़े बड़े उसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। मच्छर भी हैं तो मलेरिया के साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था गोरखपुर में जापानी इन्फ्लेटाइटिस की बीमारी सबसे क्या थी? ज्यादा। आज से 5-7 साल पहले तक हजारों बच्चे, आतंकवाद से मरने वालों की संख्या साल में हमारे यहां 100 होती थी, और गोरखपुर जिले में जापानी इन्फ्लुएंजा बच्चे 1000 से ज्यादा मर जाते थे। तो मलेरिया जैसी बीमारियां यहां पर बहुत ही क्या होती थी? ज्यादा होती। इस इलाके में हमने कहा गरीबी भी क्या है? ज्यादा है। मिट्टी अच्छी है पर मिट्टी का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा एक तो बचत कम होगी, तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट मतलब आप गन्ना कैश क्रॉप नहीं बो पाओगे। पश्चिम में कैश क्रॉप बोओगे, पूरब में भी कैश क्रॉप बो सकते हो, गन्ना यहां भी बो सकते हो, बड़ी मात्रा में बो सकते हो, पर फायदा क्या नहीं है? गन्ने के लिए आपको पैसा क्या लगना चाहिए?
ज्यादा खाद बीज और साल भर वेट करना है, क्योंकि फसल 10 से क्या है 12 महीने। पूरब में इतना पैसा लगाने की क्षमता ज्यादातर किसानों में क्या है, नहीं है। तो वहां भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और शिक्षा स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वहां पर गरीबी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पूर्वी तराई में गरीबी और इसीलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की संख्या क्या है, बहुत ही क्या है, ज्यादा है। पर यहां से एक प्रश्न हमने और उठाया था, अगर बारिश ज्यादा है पूरब में, पश्चिम में कम है, तो जंगल ज्यादा घने कहां होने चाहिए? जंगल ज्यादा कहां घने होने चाहिए? पूरब में, पश्चिम में तो नहीं होने चाहिए। पर हमने कहा था कि वन जो है वो पूरब में विरल है, डेंसिटी इनकी बहुत ही क्या है, कम है, पश्चिम में ज्यादा है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर बारिश ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो वहां पर इको बायोडायवर्सिटी उत्पन्न होने की संभावना क्या है, ज्यादा है। ज्योग्राफी का साइंस तो यही हमें बताता है। पर आप कुशीनगर तक बढ़ते जाइए, आप देखिएगा जंगल की सघनता क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, क्या रीजन है? याद कीजिए, ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका आप देखेंगे, ये राप्ती का बहाव और ये सरयू का बहाव। इतिहास में 16 महाजनपद पढ़े होंगे, इतिहास में साम्राज्य पढ़े होंगे। पहला साम्राज्य ऊपरी गंगा में हुआ था कि निचले गंगा में हुआ था? निचले गंगा में, मगध एम्पायर। 16 महाजनपद में श्रावस्ती का नाम है। 16 महाजनपद में मल्ल, मल्ल मतलब यही कुशीनगर वाला इलाका, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल और कुशीनगर के मल्ल, वो इलाका कहां है, इस इलाके। बुद्ध ने अपनी यात्राएं कहां की? श्रावस्ती से कुशीनगर के बीच में। इतिहास में उसका वर्णन है, पर पश्चिम में केवल महाभारत का वर्णन है। साम्राज्य ऐतिहासिक तौर पर बनने बिगड़ने का वो नहीं है। दरअसल हुआ क्या कि इस एरिया में जो बिहार का इलाका है, यहां साम्राज्य बने और पहली बार चावल की रोपाई की तकनीक मगध क्षेत्र में विकसित हुई। और उसका रीजन भी है, क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए और इसी इलाके में पानी क्या होता था, ज्यादा बरसता था, और उसकी रोपाई की तकनीक विकसित कर ली, तो यहां पर चावल ज्यादा उत्पन्न हुआ। और चावल ज्यादा उत्पन्न हुआ तो लोगों के सरवाइव करने की फूड प्रॉब्लम क्या हो गई, हल हो गई। तो इस इलाके में जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी कि बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, मेरे 4 बेटे, उन 4 बेटों के 4-4 बेटे, तो धीरे धीरे लोग फैलना क्या होंगे, शुरू होंगे। तो कुशीनगर, देवरिया, इस इलाकों में लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे, और जब बढ़ेंगे तो इस इलाकों में जंगलों की कटाई कम होगी कि बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर खेती मनुष्य के श्रम से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई चीज नहीं। ये जो प्रकृति पर विजय पाने की आकांक्षा है, यही विश्व में भारत या पृथ्वी पर मनुष्य के तकनीकी विकास का सबसे बड़ा क्या है, कारण है। हम एसी क्यों चलाते हैं? क्योंकि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं कि तुम्हारी गर्मी में हम नहीं रहेंगे, और ठंड में हम क्या कराते हैं, हीटर चलाते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी क्यों है? ये टेक्नोलॉजी है कि हम प्रकृति को कंट्रोल करना क्या कर लें, सीख लें। और जहां साम्राज्य बनते हैं वहीं पर तकनीक का विकास, ब्रिटेन का साम्राज्य बनेगा या पैक्स अमेरिकाना बनेगा अमेरिका का, वहां पर संभावना बढ़ जाती है कि आप तकनीकी विकास में क्या हो जाएं, आगे बढ़ें। तो जाहिर बात है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व कम होगा, और जनसंख्या घनत्व कम होगा तो क्या होगा, उस एरिया में आप क्या देखोगे कि जंगल घने होते हुए क्या होंगे, दिखाई देंगे। यानी ये एक कारण था पूर्वी इलाकों में कि वहां पर हैबिटेट मुश्किल था, फिर भी वहां पर उस एरिया में क्या हुआ, याद रखिए कौशल राज, अयोध्या का राज, ऐतिहासिक तौर पर आप या आद्य ऐतिहासिक तौर पर इस इलाके में जनसंख्या घनत्व की संभावना अगर बढ़ेगी तो जाहिर बात है वहां पर जंगलों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। अब सरकार उसे सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है, और बताएंगे जब अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेजों के आने के बाद थोड़ी सी चीजें और भी क्या होंगी, बदलेगी।
अब जरा आते हैं पश्चिमी तराई वाला जो इलाका है, जरा उसको देख, क्यों कंडीशन उसकी डिफरेंट है और क्यों इतना ये साधन संपन्न है। ये जो इलाका है, पहली बात समझने की है कि ये दिल्ली से नजदीक है। दिल्ली से क्या है? डायरेक्ट नजदीक। और मध्यकाल में, मिडिवल पीरियड में, यहां दिल्ली सल्तनत रहा बहुत लंबे समय तक, आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और बाद में कौन रहे? मुगल्स रहे इस इलाके। आपको पता है, चाहे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल हो, एक तो ये लोग बाहरी थे, यहां के रहने वाले तो थे नहीं, ये लोग बाहर से आए थे। तो बाहर से सेना लेकर आए थे और यहां इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया। आप बताइए, साम्राज्य को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है? संसाधन, रिसोर्सेस। कोल्ड वॉर में सोवियत संघ अमेरिका से इसलिए नहीं हारा था कि सोवियत संघ के पास तकनीक नहीं थी और लड़ाके नहीं थे, लड़ाके ज्यादा थे, इसलिए हारा कि आर्थिक संसाधनों के बारे में वो अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। और चाइना अगर आज अमेरिका पर हावी हो रहा है तो इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी चाइना के पास ज्यादा है, आर्थिक संसाधन में चाइना धीरे धीरे अमेरिका को क्या कर रहा है? ओवर पावर। और आप दुनिया में अमेरिका के सहयोगी कौन है? यूरोप और अमेरिका, वो डाउनफॉल की तरफ हैं और चाइना का राइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस इलाके में उसको संसाधन कैसे चाहिए? आज की भारत सरकार को संसाधन कैसे मिलता है? टैक्स से। और टैक्स कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा जीएसटी से मिलता है। लेकिन क्या आज से 500 साल पहले जीएसटी था? नहीं। संसाधन ले देकर कौन था? क्या था? भूमि कर, लैंड रेवेन्यू जिसको कहते थे, वही संसाधन होता था, चाहे मुगल हो चाहे वो। बड़ी सेना रखने के लिए आपको भूमि कर ज्यादा चाहिए, और भूमि कर ज्यादा तभी होगा जब आप जंगलों की सफाई करें और वहां पर कृषि योग्य संभावनाओं को क्या करें? बढ़ाएं। तो जितना दिल्ली के नजदीक का इलाका होगा उसके सफाई की संभावना क्या होगी? बढ़ेगी। सिंचाई के, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले सिंचाई के साधन विकसित की, उसको शेर शाह ने, अकबर ने, औरंगजेब ने क्या किया? बढ़ाया किया। तो जाहिर बात है कि नजदीक दिल्ली के कौन था? कौन था? पश्चिमी तराई का इलाका। पश्चिम का पूरा इलाका था, मेरठ भी था, पर हम तराई इलाकों की बात कर रहे हैं, वो यहां पर क्या था? नजदीक। और भूमि कर के अलावा इसके वसूली का अधिकार, जागीरदार कहिए, जमींदार कहिए, अलग अलग समय पे अलग अलग उसके शब्दावली हैं, पर कोई ना कोई जमींदार होगा। और वो जमींदार, पहले बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि वो दूर से आए हैं, कोई उज्बेकिस्तान से आया है, कोई टर्की से आया है। तो इस इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम जागीरदार क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। सामाजिक संरचना बता रहे हैं, हमने क्या दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले? पश्चिम में मुस्लिम आबादी 50% से क्या है? ज्यादा है, पर पूरब में 50% नहीं, 18% है, 20% है। तो डिफरेंस बहुत ही क्या है? ज्यादा है। अब मुस्लिम जागीरदार बाहर से आए, तो बहुत से लोग इस क्लास में अमरोहा, बदायूं, इस तरह के बैठे हो। आप देखिएगा मुस्लिम स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में अशरफ बहुत है। अशरफ मतलब कुलीन जो मानते हैं अपने। अशरफ में कौन आते हैं? पठान, शेख, सैयद। सैयद मतलब जो मानते हैं कि वो मोहम्मद साहब के डायरेक्ट वंशज, ये अशरफ कहलाते हैं। और बाकी अजलाफ यानी जो छोटी जातियां हैं वो क्या हैं? यहां। बड़ी अजीब बात है, कुरान एक समतावादी धर्म है, पर जैसे ही भारत में घुसा वहां भी जातिवाद क्या हो गया? घुस गया। अशरफ लोग अशरफ में शादी करते हैं, अजलाफ से वो संबंध नहीं बना। तो इस इलाके में अशरफों की संख्या बहुत ही क्या थी? वो मध्यकाल से ही क्या हो गई? विकसित हो। इसका एक और रीजन भी था। दरअसल ये मुरादाबाद, रामपुर और इस इलाके को, पीलीभीत इलाके को, मुगल काल में कटेहर नाम से जाता, कठेर कहते हैं, कटेहर कहते हैं। और कटेहर में राजपूत बहुत शक्तिशाली थे जो लगातार गुरिल्ला वार कर रहे थे। गुरिल्ला वार की परिस्थितियां, जंगल ज्यादा होंगे तो जाहिर बात है गुरिल्ला वार की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
औरंगजेब ने इन्हीं से निपटने के लिए दाऊद खान नाम के एक आदमी को लाकर इधर बसा दिया। वही दाऊद नाम का आदमी रुहेला था। रोहेला एक अफगानिस्तान का गांव है, पठान है, वहां लाकर इसको बसाया कि डेमोग्राफी क्या हो जाए, बदल जाए। और उसने आकर इस इलाके में क्या कर दिया, अपना एक साम्राज्य बनाया। इसीलिए बरेली मुरादाबाद के इस इलाके को रुहेल खंड के नाम से जाना जाता है। यानी औरंगजेब इस इलाके की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो उद्देश्य ये नहीं कि धर्मांतरण कर दे, उद्देश्य ये है कि वो यहां के संघर्षों को, जो लोकल जमींदार, तालुकेदार, सामंत जो भी कहें, उसे सप्रेस कर दे, उसको क्या कर दे, दबा दे। तो जाहिर बात है, बिजनौर का नवाब हो या इस पूरे इलाके में शेख, पठान, सैयद और तुर्कों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब शासक वर्ग आ जाता है तो धर्मांतरण की संभावना अपने आप बढ़ जाती। इसलिए नहीं कि कोई दबाव बना रहा है, इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सत्ता में शामिल होने का यही अवसर है कि आप शासक के साथ क्या हो जाए, व्यवस्था में शामिल हो जाए। अंग्रेज आए तो सब अंग्रेजी बोलने लगे, अंग्रेजी बोलना एक साथ, तो तुर्क आए तो तुर्की और अफगानी बोलना या बाहर की लैंग्वेज को सीखना, फारसी सीखना, ये आपके इलिटिज्म का, आपकी कुलीनता का सबसे बड़ा क्या है, द्योतक है। तो लोगों ने धर्मांतरण इससे भी किया और औरंगजेब की नाराजगी बढ़ेगी। नाराजगी क्यों बढ़ेगी औरंगजेब की, बताया था हमने आपको पहली क्लास उसमें। औरंगजेब दक्षिण में युद्ध कर रहा है मराठों से, और पैसे का सोर्स कौन है, गंगा यमुना का दोआब। तो गंगा यमुना के दोआब से संसाधन निकालने के लिए आप दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाएंगे तो किसान विद्रोह कर देंगे। तो सिख कौन है, किसान है, जाट कौन है, किसान है, और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो यह विद्रोह धीरे धीरे धार्मिक स्वरूप धारण कर लेगा। औरंगजेब की नाराजगी बढ़ेगी और वो मंदिरों को ध्वस्त करना, तो वो जाटों पर हमला करने के लिए मथुरा के मंदिर को भी क्या कर देगा, गिरा देगा, जो आज राजनीति का सबसे बड़ा क्या है, मुद्दा है। तो जाहिर बात है कि सांप्रदायिक चेतना अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिलहाल कहने का मतलब क्या था कि ये इलाका मध्यकाल से ही कृषि की संभावनाओं वाला क्षेत्र क्या हो गया, बन गया, और ये व्यवस्था क्या होती रही, चलती रही। आगे चलकर ब्रिटिश काल में ये चीजें और बढ़ी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में पहली चीज एक हुई अनोखी, 1816 की सुगौली संधि। और ये सुगौली संधि क्या है, जरा देखिए। दिल्ली है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उन्होंने आज का हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, आज का, ये नेपाल के शासक से छीन लिया और भारत में क्या कर लिया, इस संधि से मिला लिया। तो जब हिमाचल आज का और उत्तराखंड का, इसीलिए नेपाल के माओवादी कहते हैं कि सुगौली संधि को फिर से रिवाइव करो, क्योंकि ये जबरदस्ती हम पर क्या किया गया है, थोपा गया है। तो अंग्रेजों को दिल्ली से हिमाचल और उत्तराखंड तक अपनी क्या बनानी होगी, एक्सेस बनानी होगी। और जब वो वहां पहुंचे तो देखा यहां लकड़ियां बड़ी बढ़िया है, साखू की लकड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, यानी 300 साल में वो लकड़ी क्या होती है, खराब होती है। और अंग्रेजों के काल में नेवी थी सबसे स्ट्रांग, और नेवी को क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, लकड़ियों के घर चाहिए, लकड़ियों की सब चीज। तो पूरे लग्जरी के लिए यूरोप तक लकड़ियों की सप्लाई हुई। इसीलिए जो लोग नैनीताल घूमने गए होंगे, यहां स्टेशन का नाम क्या है, काठ क्या है, गोदाम, अंग्रेजों ने बनाया, काठ गोदाम एक्सप्रेस, जो आपने सुना होगा। काठ मतलब क्या, लकड़ी, लकड़ी का गोदाम, जो वहां से ट्रेन में रहकर दिल्ली और बाकी जगहों से क्या होता था, पोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। तो दिल्ली से जब आप हिमाचल और उत्तराखंड पहुंचेंगे तो बीच में ये वाला तराई, जो हरियाणा और ये वाला इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो अपने आप उसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के समय कम होगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वहां नहीं हो रहा है, वो कहां हो रहा है, इस इलाके में हो रहा है, जहां उनकी आर्थिक नीड भी है और बाकी नीड भी है। उससे भी बड़ी बात क्या हुई, 1840 तक आते आते ब्रिटेन और रशिया के बीच में ग्रेट गेम शुरू हो गया। और इस ग्रेट गेम में सबसे ज्यादा डर था कि तिब्बत, आज वाला जो तिब्बत, जो चाइना के कंट्रोल में था, तिब्बत सेपरेट था, तिब्बत के रास्ते रशिया ब्रिटेन यानी इंडिया में घुस ना जाए।
तो उन्हें हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर को क्या करना था? मजबूत करना था। तो उन्होंने क्या किया, इस इलाके में कैंटोनमेंट बना दी। इसीलिए सुना होगा मेरठ, 1857 का विद्रोह कहां हुआ? मेरठ में। सुना होगा रुड़की, अगर आप गए होंगे तो रुड़की में कैंट इलाका बहुत ही क्या है? बला है। आपने सुना होगा देहरादून, ये हमने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। आपने सुना होगा इस इलाके में बरेली, ये बड़े बड़े कैंटोन। और आपको पता है कुमायूं रेजिमेंट का ऑफिस कहां है? नैनीताल के पास रानी खेत। तो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट कहां बनाया गया? रानी खेत। तो जब आप कैंटोनमेंट बनाएंगे तो आपको सप्लाई लाइन मेंटेन करनी होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप कैंटोनमेंट के आसपास का इलाका डेवलप होना क्या हो जाएगा? शुरू। तो 1816 की संधि और 1833, वो 33 ही माना जाता है, 1840 के बाद इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने डेवलप करने क्या कर दिए? शुरू कर। और आगे चलकर अंग्रेजों का ही प्रभाव था, सर जॉन लॉरेंस का प्रभाव था। इतिहास में पढ़ेंगे कि उसने पश्चिम इलाके में गंग नहर वाली चीजों को, संभावनाओं को बढ़ाना क्या कर दिया? शुरू। पूरब वाले में कैसी संभावना थी? नहीं। क्या अंग्रेजों की कोई रुचि थी? नहीं। इस इलाके में जब संभावना बढ़ेगी, इसीलिए संयुक्त प्रांत के, यूपी का नाम 1937 में क्या था? संयुक्त प्रांत। और चुनाव होते थे तो जितने भी आप, गोविंद बल्लभ पंत कहां के थे? कुमायूं, उत्तराखंड के, जो यूपी के। और आप देखिएगा गोविंद बल्लभ पंत से नारायण दत्त तिवारी तक की यात्रा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बहुत ही क्या हैं? ज्यादा हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे। क्या पूरब के तराई इलाकों, पूरब में कौन बनेगा? बनारस, आजमगढ़, वो हम तराई जब पढ़ाएंगे तो आपको अलग बताएंगे, पर वो तराई इलाकों का कोई मुख्यमंत्री वहां पर नहीं बनेगा। तो जाहिर बात है इस एरिया का डेवलपमेंट अंग्रेजों के टाइम में होना बहुत ही क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। एक घटना और होगी, वह है 1911 में दिल्ली का राजधानी बनना। दिल्ली क्या बनी? राजधानी। राजधानी पहले कौन थी 1911 से पहले? कलकत्ता। अब राजधानी कौन बन गई? दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी बनेगी तो धीरे धीरे दिल्ली फिर से एक बहुत बड़ा क्या बनेगा? बाजार। और बाजार सबसे पहले बनेगा एग्रो बेस्ड बिजनेस का। जाहिर बात है कि वहां जो भी संभावनाएं हैं डेवलप होनी क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएंगी। इस इलाके में आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त इतिहास में पढ़ा होगा, जमींदारी व्यवस्था को कहते हैं। यहां बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे बस। लेकिन जब 1967 के आसपास चौधरी चरण सिंह जब इस इलाके में आए, यूपी के, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, रेवेन्यू मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इस इलाके में जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो जमींदारी व्यवस्था खत्म करेंगे और इस इलाके में जनसंख्या घनत्व तो कम है, क्योंकि यहां साम्राज्यों का इलाका नहीं है, तो यहां जोतों का आकार, लैंड होल्डिंग साइज कम होगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। कोइंसिडेंटली जब चरण सिंह ये काम कर रहे थे, उसी साल भारत में किसकी शुरुआत हो गई? किसकी शुरुआत हो गई? हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत के लिए चाहिए था हाई यील्ड वैरायटी बीज, और उसके लिए चाहिए था सिंचाई के क्या है? साधन। उसके लिए चाहिए था बाजार। और ये सारी चीजें पश्चिम यूपी में ज्यादा थी और पूर्वी वाले तराई इलाकों में नहीं थी। यानी वो जो पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, कनेक्टिविटी से बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ती है, या जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उससे बढ़ती है, उससे पश्चिमी तराई इलाकों को लाभ होने लगा। और इसीलिए मुरादाबाद, बरेली, इस इलाकों में कृषि की संभावना क्या होंगी? ज्यादा। और आपको पता है, जरूरत नहीं बताने की, फिर भी बता रहा हूं, अगर आप कृषि में आय को बढ़ाएंगे तो ये आपके लघु एवं कुटीर उद्योगों की संभावनाओं को अपने आप क्या कर देगा? बढ़ा देगा अपने आप। भाई आपको अनाज मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से खरीद के दिल्ली तक ले जाना है, तो व्यापारी चाहिए, ट्रेड चाहिए, ट्रांसपोर्टर चाहिए, अपने आप सिस्टम डेवलप होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। फिर गेहूं को कोई दिल्ली वाला डायरेक्ट तो खाएगा नहीं, तो आटा चक्की चाहिए, आटा चक्की को बड़ा कर लो तो फ्लोर मिल बन जाएगा। यानी वो अपने आप लघु कुटीर उद्योगों को कराएगा।
और इन लघु और कुटीर उद्योगों में सबसे खास बात है, विविधता बहुत ज्यादा है, डायवर्सिटी पूरब में नहीं है। पूरब में अंबेडकर नगर का टांडा और बनारस तक एक आर्क है जो सिर्फ एक काम करता है, कपड़ा बनाने का काम। तो जब आप एक काम करेंगे तो प्रतिस्पर्धा क्या होगी? ज्यादा होगी, और प्रतिस्पर्धा में संघर्ष की संभावना, वर्चस्व की संभावना क्या होगी? ज्यादा। लेकिन डायवर्सिटी, ये बताया था, बिजनौर में एक जिला है बिजनौर, भारत का सबसे ज्यादा ब्रश कहां बनता है? बिजनौर में। विग जो आप आजकल है सबसे ज्यादा कहां बनता है? बिजनौर में। गुड़ इंडस्ट्री कहां है? बिजनौर में। एक जिले में इतनी विविधता है कि उस विविधता में सबके लिए स्पेस ज्यादा है। तो आगे चलकर जब हम बताएंगे सांप्रदायिकता, विविधता क्या करती है? इंटरडिपेंडेंस को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। वहां बिजनेस इंटरेस्ट शामिल हो जाते हैं, तो दंगों की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन पश्चिम में ये, पूर्व में ये संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फिलहाल इस इलाके में संपन्नता क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा। क्या पूरब में क्यों इतनी गरीबी है? तराई इलाकों में पूरब में बाढ़ की समस्या क्यों इतनी ज्यादा है? पूरब में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और आपने डेटा देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, एक भी जिला बता दीजिए जो आपको पश्चिम के तराई इलाकों का दिखता हो। पूरब के तराई इलाकों को तो 4 है। आकांक्षी जिले का मतलब क्या है? जो गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य में सबसे क्या हो? पीछे हो। कोई जिला दिख रहा है? नहीं। ये इस पहले प्रश्न का उत्तर हुआ कि कैसे ये चीजें बढ़ रही। और इसमें एक चीज और हुआ, उत्तराखंड के बनने के बाद इसका विकास और होगा। कैसे होगा? उत्तराखंड बनेगा तो वहां पर एक सिडकुल बनेगा, औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। सिडकुल में क्या होगा? टैक्स माफ होते हैं, बिजली में सुविधा दी जाती है, चीजें दी जाती हैं। तो आप बताइए, रुड़की जो है वो सिडकुल का इलाका है, हरिद्वार सिडकुल का इलाका है, और बगल में सहारनपुर है। तो धीरे धीरे अलाइड इंडस्ट्री और अगल बगल विस्तारित होनी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अगर मारुति की फैक्ट्री गुड़गांव में बनेगी तो गाजियाबाद में टायर बनाने वाली कंपनी बन जाएगी, छर्रे बनाने वाली कंपनी बन जाएगी, नट बोल्ट वाली कंपनी बन जाएगी। तो एक इलाके में डेवलपमेंट होगा तो उसको वो क्या होता है? आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है? बढ़ता है। और जो गरीब लोग होते हैं वो यहां नौकरी करना क्या कर देंगे? उनके लिए नौकरी की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये अलग बात है कि शहरों का नुकसान भी होता है। उत्तराखंड के बनने से पहले बरेली जो था वो हिल कैपिटल था। उत्तराखंड तो कुमायूं रीजन बड़ा पिछड़ा हुआ था, तो सब लोग शादी की शॉपिंग करने, पढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए कहां जाते थे? बरेली। पर अब बरेली के पैरेलल रुद्रपुर डेवलप हो जाएगा, बरेली के पैरेलल हल्द्वानी डेवलप हो जाएगा, तो लोग बरेली आना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो बरेली को नुकसान हो सकता है, पर ओवरऑल पश्चिमी यूपी का क्या होगा? फायदा। और रामपुर, मुरादाबाद, हर जगह फायदा दिखना क्या होगा? शुरू। और उससे भी बड़ी बात है, उत्तराखंड में रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ा। मोदी जी ने और बढ़ा दिया है, 4 धाम यात्रा इसको कहते हैं। सुने होंगे केदारनाथ में टिकट नहीं मिल रहा है, एक एक दिन में 2-2 लाख लोग अपनी वो करा ले रहे हैं। तो दिल्ली से जाओगे या लखनऊ से जाओगे, रास्ता कहां से होके गुजरेगा? रास्ता कौन सा गुजरेगा? यही तराई इलाकों से क्या होगे? रामपुर, मुरादाबाद, बरेली से ही गुजरोगे। तो ये तराई इलाका ट्रांजिट जोन बन जाएगा, बीच का जोन बन जाएगा। और जब ट्रांजिट जोन बनेगा तो वहां नए उद्यम, रेस्टोरेंट उद्योग बन जाएगा, होटल उद्योग बन जाएगा, यानी इस क्षेत्र के विकास की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आगे आपसे पूछेंगे, क्या इसका मतलब है कि हम पूर्वी तराई इलाकों को छोड़ दें? क्या वहां विकास का कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं है? क्योंकि वहां यह भी याद रखना है, बाढ़ की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य में आज भी वो सूचकांक में बहुत ही क्या है? नीचे है। यहां आपकी प्रशासनिक क्षमता का परीक्षण होगा, वो आगे लास्ट में हम आपसे क्या करेंगे?